माँ, मैं अकेला वहां कैसे रहूंगा? विशाल की आवाज में एक कमजोर सी कंपी थी, जैसे किसी अज्ञात भय के साए उसे अपनी लपेट में ले रहे हों। उसकी आंखों में घर से बिछड़ने का दुख और नए माहौल का डर साफ झलक रहा था। उसकी माँ, देविया ठाकुर, जो अपने बेटे की इस स्थिति से भली भांति परिचित थी, प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। उसका लहजा ममता की लोरी जैसा नरम था। अकेले कहाँ रहोगे बेटा? उसने विशाल को करीब किया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। तुम्हारी आंटी नीना त्रिपाठी है ना? और अंकल प्रकाश त्रिपाठी भी तो हैं। वे दोनों तुम्हारा इतना ख्याल रखेंगे कि तुम्हें हमारी कमी महसूस भी नहीं होगी। बस 1 महीने की तो बात है। अब तुम्हारा परीक्षा केंद्र लखनऊ में बना है और इसके लिए वहां जाना तो पड़ेगा ना बेटा, देविया ने शांत आवाज में समझाया। विशाल ने एक बार फिर हिम्मत जुटाकर अपनी आखिरी दलील पेश की। लेकिन माँ, मामा रमेश गुप्ता भी तो वहीं रहते हैं ना? मैं उनके यहाँ रह लूंगा, वे भी तो हमारे रिश्तेदार हैं। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद यह दलील काम कर जाए, मगर देविया ने तुरंत और एक अटल लहजे में उसकी बात काटी। तुम्हारी मामी प्रमिला, उसका लहजा व्यंग्यात्मक नहीं था, लेकिन उसमें एक परिपक्वता थी। वह तुम्हें एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। तुम्हें तो याद है ना, वह पिछली बार जब हम मामा के घर गए थे तो प्रमिला ने कैसे मुंह बनाए थे। नीना की बात अलग है बेटा, वो मेरी बचपन की सहेली है। हमने एक साथ पढ़ाई की है, एक साथ खेले हैं। वह मुझे अपनों से कहीं बढ़कर है। उसने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। तुम्हारी पैदाइश के दिन से वह तुम्हारे लिए एक माँ की तरह है। नीना की अपनी औलादें नहीं हैं, लेकिन वह तुम्हें अपनी औलादों की तरह ही प्यार करती है। तुम्हें याद है ना, वह कैसे तुम्हारे हर जन्मदिन पर चाहे कहीं भी हो तुम्हारे लिए तोहफे भेजती है। फिर तुम नीना से इतना क्यों शर्माते हो? तौबा है विशाल, तुम्हारा ये शर्मीलापन कब खत्म होगा? अपने आप को बदलो विशाल, मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता खाए रहती है। क्या बनेगा तुम्हारा आखिर? देविया ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, जैसे उसकी सारी परेशानियां उसके बेटे के इस शर्मीलेपन की वजह से पैदा होने वाली उलझने वहीं सिमट आई हों। विशाल का व्यक्तित्व और पारिवारिक पृष्ठभूमि। मेरा नाम विशाल वर्मा है। मेरे पिता संजय वर्मा एक ईमानदार और मेहनती इनकम टैक्स अफसर हैं। माँ देविया एक सादी और शफीक घरेलू महिला है, जो अपने घर और परिवार को अपनी पूरी जिंदगी समझती है। हम 3 भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। मुझसे छोटा अरूप है, जो अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की वजह से मशहूर है, और सबसे छोटा सचिन है, जो अभी बहुत छोटा है लेकिन अपनी शरारतों से सबका दिल बहलाता है। पिताजी का काम ऐसा है कि उनका तबादला होता रहता है। हम भी पिता के साथ उत्तरी भारत के विभिन्न शहरों में रहते हैं। हम तीनों भाई अलग अलग शहरों में पैदा हुए। मेरी पैदाइश लखनऊ की है, लेकिन पिता के बार बार तबादलों की वजह से हमारी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ता था। हम कभी किसी एक स्कूल में ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे, जिसकी वजह से मुझे दोस्त बनाने में भी दिक्कत होती थी। सालाना इम्तिहान करीब थे जब पिता का लखनऊ से कानपुर तबादला हो गया। अब मुझे लखनऊ में आंटी नीना, जो कि माँ की बचपन की सहेली थी, उनके घर पर रहना था। मुझे 1 महीना उनके घर पर गुजारना था। मैं बहुत शर्मीला लड़का हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। पिता भी अपनी तबीयत में किसी हद तक गंभीर हैं। माँ और पिता अक्सर मुझे छेड़ते हुए कहते थे कि ऊपर वाले ने हमें बेटी नहीं दी, लेकिन विशाल बेटी की कमी पूरी कर देता है। इतना शर्मीला। मैं उनकी बातों पर शर्म से लाल होकर झेप कर रह जाता था। नीना, मैं इस लड़के का क्या करूं? मैं तो इसके शर्मीलेपन से परेशान हो गई हूँ, देविया ने नीना आंटी के गले लगते हुए कहा। उसकी आंखों में बेटे के लिए एक गहरी चिंता थी। क्या हुआ देविया? नीना आंटी ने देविया को प्यार से थामकर मुस्कुराते हुए पूछा। उनकी आवाज में शफकत और मोहब्बत थी। लड़कियों से भी गया गुजरा है, इतना शर्मीला? देविया ने विशाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाय, काश इसकी जगह बेटी पैदा हुई होती। आज बेटी की कमी तो महसूस न होती। पिता संजय वर्मा प्रकाश अंकल के साथ खुद भी हंस पड़े, और नीना आंटी मुझे हंसते हुए देख रही थी। उनकी मुस्कुराहट में एक प्यार भरी शरारत थी। मैं शर्माते हुए निगाहें झुकाए बैठा था। मेरा चेहरा उस वक्त तप रहा था। नीना आंटी बचपन से ही मुझसे बहुत प्यार करती थी। यह उनकी ममता भरी फितरत थी। जब मैं पैदा हुआ था तो नीना आंटी ने मुझे सबसे पहले अपनी गोद में उठाया था। वह यह बात हर बार याद दिलाती थी। नीना आंटी मेरी सालगिरह का दिन कभी नहीं भूलती। पिता का किसी भी शहर में तबादला हो और मेरी सालगिरह का दिन आ जाए, वह अगर खुद न पहुंच पाए
तो उनकी तरफ से तोहफे जरूर पहुंच जाते हैं। ये उनका मुझसे बेजोड़ प्यार का सबूत था, लेकिन फिर भी मैं उनसे आज भी बहुत शर्माता था। शायद यह मेरे बचपन की आदत थी, जो अब मेरी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी थी। देविया, तुमने अच्छा किया कि इसे मेरे हवाले कर दिया। नीना आंटी ने विशाल की तरफ देखते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। इसका सारा शर्मीलापन निकाल दूंगी मैं। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे, पिता, माँ और मैं उस वक्त नीना आंटी के खूबसूरत घर में थे। मेरा कपड़ों और किताबों से भरा हुआ बैग मेरे पास था। आज से मुझे नीना आंटी के घर में रहना था। एक अनजाना सा डर और एक हल्की सी खुशी, दोनों मेरे दिल में एक साथ मौजूद थीं। नीना और प्रकाश, प्रेम की एक आदर्श कहानी। नीना आंटी माँ की हमउम्र थीं, मगर अपनी छोटी बहन जैसी लगती थीं। वह अपनी नाजुक और दिलकश शख्सियत की वजह से हर एक को प्रभावित करती थीं। मैं आंटी नीना को 4 साल के बाद देख रहा था। पिछली बार जब हम लखनऊ आए थे तो मैं बहुत छोटा था। 3-4 साल पहले वाली नीना आंटी और आज की नीना आंटी में कोई खास फर्क नहीं आया था। उनकी त्वचा अब भी चमकदार और उनका अंदाज हमेशा जवान था। नीना आंटी का खूबसूरत चेहरा हरदम ताजादम रहता था, जैसे उस पर वक्त का कोई असर न होता हो। उनकी आंखों में एक खास चमक थी, जो उनके दिल की पवित्रता और प्रेम को जाहिर करती थी। अंकल प्रकाश और नीना आंटी का प्रेम दुनिया भर के शादीशुदा जोड़ों के लिए एक महान मिसाल था। खास तौर पर आज के दौर में, जब बेऔलादी जैसे नासूर की वजह से पति पत्नी का प्रेम भी जुदा हो जाता है। दोनों की शादी को 16 साल हो गए थे, मगर उनका प्रेम आज भी उतना ही ताज़ा और गहरा था। क्या कहने प्रकाश अंकल के प्रेम के। उन्होंने नीना आंटी को कभी किसी चीज की कमी तक का एहसास न होने दिया था। अंकल एक मजबूत स्तंभ की तरह नीना आंटी के साथ खड़े रहते थे। नीना आंटी मेरी माँ देविया की सबसे गहरी, सबसे अजीज सहेली थी। दोनों की आदर्श प्रेम देखकर लोग ईर्ष्या करते थे। ये दोनों लखनऊ में एक साथ पली बढ़ी, एक साथ स्कूल गईं, एक साथ कॉलेज गईं और एक साथ यूनिवर्सिटी तक गईं। यहाँ तक कि दोनों की शादियां भी 15 दिन के अंतराल के बाद हुईं। ये उनके मुकद्दर की खूबी थी कि वे जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ रहें। अंकल प्रकाश का हार्डवेयर का कारोबार था, जो शहर भर में मशहूर था। वह एक बहुत पढ़े लिखे, सुलझे हुए और जिंदा दिल इंसान थे। बात बात पर ठहाके लगाना उन पर खत्म था। उनकी शख्सियत में एक खास चमक थी, जो हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। जैसी तबीयत नीना आंटी की थी, हूबहू वैसी ही अंकल प्रकाश की भी थी। दोनों में एक अजीब सी सामंजस्यता थी। नीना आंटी और प्रकाश अंकल को देखकर हर देखने वाला बेख्तियार कह उठता था कि रब ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया था। ये एक ऐसा बंधन था जो सिर्फ तकदीर ही बना सकती थी। नया घर, विशाल का आगमन। उनका घर इंदिरा नगर में था, एक विशाल और खूबसूरत बंगला, जहां सिर्फ आंटी और अंकल ही रहते थे। घर में हर चीज सलीके से रखी हुई थी और हर कोने में एक सुकून और प्यार महसूस होता था। और अब उनके बीच तीसरा व्यक्ति शामिल हो गया था, यानी कि मैं, विशाल वर्मा। 1 महीने के लिए आंटी और अंकल के शयन कक्ष के साथ वाला कमरा मेरे लिए खास तौर पर व्यवस्थित किया गया था। यह कमरा काफी बड़ा था और इसमें सभी सुविधाएं मौजूद थीं। एक बड़ी LCD, एक शक्तिशाली AC, एक आरामदायक स्टडी टेबल और एक नरम व गद्देदार बिस्तर। आंटी ने मेरे लिए फ्रिज को दूध, ताजे फल, विभिन्न प्रकार की चॉकलेट्स और आइसक्रीम से भर दिया था, जैसे वह मेरी हर छोटी से छोटी इच्छा को जानती हो। ये तुम्हारा अपना घर है विशाल, अगर तुम जरा भी शर्माते हो तो बहुत डांट लगाऊंगी, समझ गए? आंटी ने बहुत प्यार से मगर पुख्ता लहजे में मुझ पर अपना हक जताया। उनकी आंखों में शफकत के साथ एक प्यारी सी धमकी भी थी। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाऊं। आंटी की मनमोहिनी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी दिलकशी थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। आंटी का घर बहुत ही खूबसूरत था। ग्राउंड फ्लोर पर एक विशाल टीवी लाउंज था, जहां हम सब मिलकर बैठ सकते थे। एक मेहमान कक्ष और 3 खूबसूरत शयन कक्ष थे। एक बड़ा गैराज था जिसके साथ ड्राइवर रूम भी मौजूद था। घर का लॉन बहुत ही खूबसूरत था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूलों के पौधे और एक हरा भरा घास का कालीन बिछा हुआ था। इसमें एक फोल्डिंग झूला भी लगा हुआ था, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। मैं और तुम्हारे अंकल रोजाना इसमें झूला झूलते हैं, आंटी ने खुशगवार लहजे में बताया। आंटी मुझे पहली मंजिल पर ले गईं, जहां एक बड़ा स्टोर रूम था, 2 और खूबसूरत शयन कक्ष, एक आधुनिक किचन और एक और टीवी लाउंज था।
ये घर इतना विशाल था कि इसमें एक बड़ा परिवार भी आराम से रह सकता था। आंटी मुझे छत पर ले गईं। छत भी साफ सुथरी थी। वहाँ एक बड़ी पानी वाली टंकी रखी हुई थी। एक छोटा सा स्टोरनुमा कमरा था, उसमें पलंग रखे हुए थे। मैं हैरान हो रहा था कि घर में इतने सारे कमरे थे, लेकिन इतने बड़े घर में सिर्फ अंकल और आंटी रहते थे। पड़ोसियों से मुलाकात और विशाल की शर्म। हाय नीना! अचानक ये आवाज सुनाई दी। मैंने सामने देखा। साथ वाले घर की छत पर एक आंटी खड़ी मुस्कुरा रही थी। नीना आंटी और उनके घर की छत एक ही मालूम हो रही थी। बीच में कोई पर्दा या दीवार नहीं थी। यह इस बात की निशानी थी कि उनके आपस में गहरे संबंध थे। हेलो नताशा! नीना आंटी मुस्कुराती हुई बोली। उनकी आवाज में गर्मजोशी थी। ये क्यूट लड़का कौन है? नताशा आंटी ने विशाल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नीना आंटी मुझे देखकर बोली, ये देव्या का बेटा है, मेरी बचपन की सहेली का। नताशा आंटी की मुस्कुराहट उभरी। देव्या, वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? नताशा आंटी की निगाह मुझ पर थी, जैसे वह मुझे गौर से देख रही हो। नीना आंटी नताशा आंटी के करीब आ गईं। मैं भी उनके साथ ही था। हेलो, मैं नताशा हूँ। आंटी ने अपना परिचय कराया। उनकी आवाज में एक खास किस्म की नरमी थी। आंटी बहुत प्यार भरी निगाहों से मेरी तरफ देखकर बोली, नताशा, विशाल यहाँ 10वीं के इम्तिहान देने के लिए आया है। जानती हो, ये क्यूट जब इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले मैंने इसे अपनी गोद में लिया था। आंटी बड़ी मोहब्बत से नताशा आंटी को मेरे बारे में बता रही थी, जैसे मैं उनकी अपनी औलाद हूँ। छत पर शोर मचाते बच्चे भी आ गए। एक कोई 6-7 साल का था, दूसरा 3-4 साल का होगा। वे दोनों विशाल को जिज्ञासा भरी निगाहों से देख रहे थे। मैं और नीना आंटी छत से नीचे आ गए। आंटी मेरे साथ झूले में बैठ गईं और हम झूला झूलने लगे। आंटी मुझसे बातें करने लगी। वह मुझे सवालों में उलझाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं हमेशा की तरह बस हूँ, हाँ में ही जवाब दे रहा था। मेरी शर्म मुझे बोलने से रोक रही थी। विशाल, मैं इतनी देर से अकेली ही बोले जा रही हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे? तौबा है विशाल, तुम तो हद से ज्यादा शर्मीले हो। आंटी ने प्यार भरे लहजे में शिकायत की। गेट पर कार का हॉर्न बजा। एक लंबी सी गाड़ी गैराज में दाखिल हुई। तुम्हारे अंकल भी आ गए। आंटी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अंकल ने कार गैराज में पार्क की और हमारी तरफ आ गए। क्या हुआ है भाई? प्रकाश अंकल ने मुस्कुराते हुए पूछा। आंटी की अत्यंत प्यारी हंसी गूंजी और वह अंकल को झूले के एडवेंचर की कहानी सुनाने लगी। अंकल भी आंटी की बातों पर हंसने लगे। उनका यह साथ, ये हंसी मजाक, ये प्यार भरी नोक झोंक सब बहुत खूबसूरत था। नीना आंटी और प्रकाश अंकल के बारे में मैंने माँ से जो कुछ सुना था वह तो कुछ भी नहीं था। दोनों में बेपनाह प्रेम था, एक दूसरे के लिए संपूर्ण सम्मान और त्याग। प्रेम होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस तरह की खास प्रेम बहुत ही दुर्लभ होता है। मैं बहुत कम उम्र का था, लेकिन मेरे सामने माँ पिता चाची मामा मामी और दूसरे कई रिश्तों की मिसालें मौजूद थीं। किसी में दूर दूर तक ऐसा प्रेम नहीं पाया जाता था। मेरे पिता भी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी माँ के साथ इस कदर खूबसूरत केमिस्ट्री नहीं थी। एक दूसरे के लिए यह निस्वार्थ लगाव नहीं था, खरीदारी और एक अनोखे प्रेम का प्रदर्शन। विशाल, आज तुम्हारा पहला दिन है। हम डिनर बाहर करेंगे और तुम्हारे अंकल की भारी जेब बहुत ज्यादा हल्की करेंगे। हमने बहुत सी शॉपिंग भी करनी है, आंटी ने खुशी से चहकते हुए कहा। खाना खाने के बाद हम हजरतगंज आ गए, लखनऊ का मशहूर शॉपिंग एरिया। विशाल, अपने लिए कपड़े पसंद कर लो। नीना आंटी यहाँ मेरे लिए कपड़े खरीदने आई थी। हालांकि माँ ने कपड़ों का भरा हुआ बैग मुझे दिया था, सब नए कपड़े थे, मैंने एक बार भी नहीं पहने थे। मैंने हिचकिचाते हुए नीना आंटी को बताया, कोई जरूरत नहीं पुराने कपड़े पहनने की। नीना आंटी ने आंखें झपकाईं। वह पुराने नहीं आंटी, नए हैं। मैंने धीमे लहजे में, जैसे अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आके तो पुराने हो गए हैं ना। आंटी ने एक दिलकश हंसी हंसी। पसंद कर लो बेटा, तुम अपनी आंटी को नहीं जानते, वह यहाँ से 10-12 जोड़े खरीदे बिना नहीं निकलने वाली। अंकल ने ठहाका लगाया। उनकी हंसी बहुत ही संक्रामक थी। आंटी ने वाकई मेरे लिए एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 10 जोड़े सलवार कमीज पैंट शर्ट और पायजामे के खरीद लिए थे, जैसे वह मुझे पूरे 1 साल के कपड़े दिलवा रही हो। यहाँ से हम मशहूर पिस्ता हाउस आइसक्रीम पार्लर आ गए। पूरे रास्ते अंकल और आंटी में बहुत ही प्यारी नोक झोंक चलती रही।
अंकल जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे।